स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल पर जिसका नाम है TAG टैली अकाउंट GST। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर टैली सॉफ्टवेयर में बेहद आसानी के साथ कार्य करना सिखाया जा रहा है। साथ ही साथ बहुत ही आसान भाषा में आपको GST के संबंध में भी जानकारी दी जा रही है। दोस्तों, सरलता ही मेरे चैनल की विशेषता है। जो भी टॉपिक लेता हूं उस टॉपिक को जितना सरल हो सकता है उतना सरल करके और पूरी तरह से एक्सप्लेन भी करता हूं, जिससे कि सभी तरह के स्टूडेंट को आसानी से समझ में आ सके। तो आप भी टैली सॉफ्टवेयर में कार्य करना सीखना चाहते हैं, GST के संबंध में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल पर जाकर इस संबंध में जो वीडियो अपलोड है उनको देखकर जानकारी ले सकते हैं, ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज हम क्या सीखने जाएंगे, किस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे GSTR 3V रिटर्न के बारे में। आज की वीडियो में आपको GSTR 3V रिटर्न के बारे में पूरी बेसिक जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही साथ आपको जहां भी एग्जाम्पल की जरूरत होगी वहां पर आपको एग्जाम्पल के द्वारा भी समझाया जाएगा GSTR 3V रिटर्न को, ठीक है ना। अब दोस्तों, जिस तरह से आज मैं आपको GSTR 3V रिटर्न के बारे में समझाऊंगा, उसी तरह से मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड है जिसमें मैंने GSTR 1 के बारे में भी, GSTR 1 जो रिटर्न है उसके बारे में भी इसी तरह से 7 क्वेश्चन को लेकर आपको बताया है, पूरी डिटेल दी है। तो उस वीडियो को यदि आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको GSTR 1 वाली वीडियो की लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ इस वीडियो के लास्ट में आपको GSTR 1 वाली वीडियो की थंबनेल भी शो होगा, उस पर क्लिक करके भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं और ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं GSTR 3V रिटर्न के बारे में। यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस तैयार किए हैं और उन क्वेश्चंस के बेस पर ही हम GSTR 3V रिटर्न को समझेंगे। सबसे पहला प्रश्न जो तैयार हुआ है वो ये है कि GSTR 3V जो रिटर्न है वो किनको फाइल करनी होती है। दोस्तों, जो भी GST में रजिस्टर्ड है, जिनके पास GST नंबर है यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर है, और जिन्होंने कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट नहीं किया है, तो ऐसे सभी ट्रेडर्स हो, चाहे मैन्युफैक्चरर हो या सर्विस प्रोवाइडर हो, उन सबको GSTR 3V रिटर्न फाइल करनी होती है और GSTR 1 रिटर्न भी फाइल करनी होती है। जो GSTR 1 रिटर्न फाइल करेंगे उनको GSTR 3V रिटर्न भी फाइल करना होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जिन्होंने कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट नहीं की है, ऐसे जो टैक्स पेयर हैं वो नॉर्मल टैक्स पेयर कहलाते हैं और इनको हम रेगुलर रजिस्टर्ड के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारे के सारे रेगुलर रजिस्टर्ड, चाहे वो ट्रेडर्स हो, मैन्युफैक्चरर हो या फिर सर्विस प्रोवाइडर हो, उनको GSTR 3V रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, अनिवार्य है। इसके बाद अगला प्रश्न तैयार होता है कि GSTR 3V में क्या क्या जानकारी देनी होती है। दोस्तों, GSTR 3V जो रिटर्न है, ठीक है ना, इसमें दोस्तों आपको अपनी आउटवर्ड सप्लाईज की जानकारी देनी होती है, ठीक है ना। जो भी आपने सेल की, उस सेल पर आपने जो भी टैक्स कलेक्ट किया, ये तो आपको पता ही होगा कि जो भी नॉर्मल टैक्स पेयर हैं या GST में रेगुलर रजिस्टर्ड हैं, वो जब भी सेल करेंगे तो सेल करते समय वो जिसको भी सेल करेंगे उससे टैक्स कलेक्ट करेंगे, ठीक है ना, और उस टैक्स को पे करने की जिम्मेदारी उनकी होती है। वो गवर्नमेंट को पे करेंगे जो भी टैक्स उन्होंने कलेक्ट किया सेल करते समय ग्राहक पार्टी से, ठीक है ना। तो उस GSTR 3V में आपको जो भी आपकी टैक्स की लायबिलिटी बनती है, ठीक है ना, जो भी आपने टैक्स कलेक्ट किया सेल करते समय तो वो आपकी लायबिलिटी हुई। तो जो भी आपकी लायबिलिटी बनती है उस लायबिलिटी को भी आपको GSTR 3V रिटर्न में डिक्लेयर करना होता है। इसके साथ ही साथ आपने कोई सर्विसेज या गुड्स ऐसे लिए हैं जो कि RCM के तहत आते हैं, यानी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत आते हैं, जिन पर की क्या है, जो भी टैक्स है वो टैक्स पे करने की जिम्मेदारी भी रिसीवर की होती है। जैसे कि ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, अगर आपने ट्रांसपोर्ट से कोई सर्विसेज ली है ना, तो उसका जो अमाउंट है उस पर 5% RCM के तहत टैक्स आपको ही पे करना होगा। तो आपकी जो लायबिलिटी बनती है RCM के तहत वो भी आपको GSTR 3V में ही डिक्लेयर करनी होती है, ठीक है ना। ये तो होगी लायबिलिटी की बात। इसके बाद GSTR 3V रिटर्न में ही हम इनपुट टैक्स क्रेडिट भी क्लेम करते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने का मतलब ये है दोस्तों कि हमने जो भी परचेज की, परचेज करते समय हमने जो भी टैक्स दिया, वो टैक्स क्या होता है, हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट होती है और उसको हम GSTR 3V में क्लेम करते हैं। इसके साथ ही साथ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत आपने जो भी टैक्स पे किया है उसकी आपको ITC भी मिलती है, तो उस ITC को भी हम क्लेम करते हैं। यानी जो भी हमारी परचेज पर ITC बनी उसको भी हम क्लेम करेंगे और RCM के तहत जो भी हमने लायबिलिटी पे की है उसकी हमको ITC भी मिलती है
तो उस आईटीसी को भी हम जीएसटीआर 3B में क्लेम करते हैं, ठीक है ना। और जीएसटीआर 3B में यदि हमारी लायबिलिटी ज्यादा होती है, इनपुट टैक्स क्रेडिट कम होती है, तो हमको टैक्स पे करना होता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के माध्यम से, यानी बैंक के माध्यम से हमको वो पे भी करना होता है। और जिस पीरियड में हमारी लायबिलिटी कम होती है, इनपुट टैक्स क्रेडिट ज्यादा होती है, ठीक है ना, तो उस पीरियड की 3B रिटर्न फाइल करते समय हमें कोई भी टैक्स पे नहीं करना होता है, क्योंकि आईटीसी ज्यादा थी, लायबिलिटी कम थी। और जो आईटीसी लायबिलिटी से सेटअप होती है, जीएसटीआर 3B में दोनों सेटअप होंगी, और सेटअप होने के बाद आपकी आईटीसी यदि बचती है, ठीक है ना, तो वो आईटीसी आपकी नेक्स्ट मंथ के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी आगे के मंथों के लिए, और आगे जब आपकी कोई लायबिलिटी बनेगी तो उससे वो एडजस्ट हो जाएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जीएसटीआर 3B में हमको क्या क्या जानकारी देनी होती है, ठीक है ना। और पेमेंट भी हमको जीएसटीआर 3B में ही पे करना होता है यदि हमारी कोई लायबिलिटी बनती है, ठीक है ना। इसके बाद अगला प्रश्न तैयार होता है दोस्तों कि क्या जीएसटीआर 3B रिटर्न को भी मंथली या क्वार्टरली फाइल किया जा सकता है। जैसे कि जीएसटीआर 1 है, उसको मंथली और क्वार्टरली दोनों ही बेसिस पर फाइल किया जाता है, तो क्या जीएसटीआर 3B रिटर्न जो है उसको भी मंथली व क्वार्टरली फाइल कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है दोस्तों नहीं, क्योंकि जीएसटीआर 3B केवल और केवल मंथली बेसिस पर ही फाइल की जाती है, इसको क्वार्टरली बेसिस पर फाइल नहीं किया जाता है, चाहे टर्नओवर कितना भी हो, ठीक है ना। लेकिन जीएसटीआर 3B रिटर्न है वो सभी को मंथली बेसिस पर ही फाइल करनी होती है, ठीक है ना। इसके बाद अगला प्रश्न तैयार होता है कि किसी भी मंथ में, ये तो आपको पता है कि मंथली फाइल करनी है, ठीक है ना। अब किसी भी मंथ में कोई भी लायबिलिटी ना हो, ठीक है ना, और ना ही कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट हमको क्लेम करना हो, तब भी क्या उस पीरियड की जीएसटीआर 3B फाइल करनी होगी, ठीक है ना। मान लीजिए अप्रैल मंथ की हम जीएसटीआर 3B फाइल करने जाएंगे, ठीक है ना, और अप्रैल मंथ में हमारी कोई भी लायबिलिटी नहीं बनी, यानी हमने कोई सेल नहीं की है, जिस वजह से हमने कोई टैक्स कलेक्ट नहीं किया, तो हमारी लायबिलिटी भी नहीं बनी। तो अप्रैल मंथ में हमारी कोई लायबिलिटी भी नहीं है, और अप्रैल मंथ में हमने कोई परचेज भी नहीं की, जिस वजह से हमें कोई आईटीसी भी क्लेम नहीं करना है, तो तब भी क्या उस पीरियड की जीएसटीआर 3B फाइल करनी होगी? तो इसका उत्तर है दोस्तों कि हाँ, ठीक है ना। चाहे आपकी कोई भी लायबिलिटी हो या ना हो, चाहे आप कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करें या ना करें, आपको जीएसटीआर 3B फाइल करनी ही करनी है, ये सभी के लिए मैंडेटरी है। भले ही हमारी कोई भी लायबिलिटी और आईटीसी हमको क्लेम ना करना हो, तब भी आपको जीएसटीआर 3B फाइल करनी होगी। और अप्रैल मंथ की जीएसटीआर 3B आप क्या करेंगे? नील फाइल करेंगे, यानी जब आपका कोई भी डेटा नहीं है जीएसटीआर 3B में, आपको कोई भी लायबिलिटी आपको शो नहीं करनी है, ना ही आईटीसी क्लेम करनी है, तब भी उस पीरियड की आपको जीएसटीआर 3B फाइल करनी होगी। तब आप उस स्थिति में नील रिटर्न फाइल करेंगे जीएसटीआर 3B, लेकिन फाइल करना मैंडेटरी है, अनिवार्य है। इसके बाद अगला प्रश्न तैयार होता है दोस्तों कि जीएसटीआर 3B फाइल करने की ड्यू डेट क्या है, यानी कब तक हम इसको फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों लॉ के अनुसार जीएसटीआर 3B जो रिटर्न है वो जिस भी मंथ की आप जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करने जाएंगे, उस मंथ के नेक्स्ट ऑफ मंथ की 20 तारीख तक आपको जीएसटीआर 3B फाइल कर लेनी है, वही इसकी ड्यू डेट है रूल के अनुसार, ठीक है ना। जैसे अप्रैल मंथ की जीएसटीआर 3B आपको फाइल करनी है, तो आपको मई मंथ की 20 तारीख तक आपको जीएसटीआर 3B फाइल कर लेनी है, ये इसकी ड्यू डेट है। ये तो जो लॉ में लिखा हुआ है वो है। इसके अलावा कभी कभी किसी वजह से गवर्नमेंट इसको एक्सटेंड भी कर देती है अगर ड्यू डेट को, ठीक है ना, 20 से बढ़ाकर यदि 30 कर देती है, तो वही आपकी ड्यू डेट हो जाएगी, और उस ड्यू डेट तक यदि आप फाइल करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जीएसटीआर 3B फाइल करने की ड्यू डेट क्या है। इसके बाद अगला प्रश्न तैयार होता है कि यदि ड्यू डेट के बाद जीएसटीआर 3B फाइल करते हैं तो क्या होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो आपको बताते हैं कि यदि आप ड्यू डेट, जैसे कि मान लीजिए अप्रैल मंथ की आपको रिटर्न फाइल करनी है जीएसटीआर 3B, जिसकी ड्यू डेट है मई मंथ की 20 तारीख, और आप 20 तारीख तक फाइल नहीं करते हैं, आप करते हैं 25 तारीख को, तो आप 5 दिन लेट हो गए, ठीक है ना। तो इस स्थिति में दोस्तों आपको लेट फीस आपके ऊपर चार्ज की जाएगी, इसके साथ ही साथ आपको इंटरेस्ट भी पे करना होगा। अब समझ लेते हैं कि अप्रैल मंथ की रिटर्न है, यदि आपकी नील रिटर्न है अप्रैल मंथ की, ठीक है ना, और आपने 20 मई तक आपको क्या करना था, रिटर्न को फाइल करना था, लेकिन आपने 25 को रिटर्न फाइल की, नील रिटर्न है, तो आप पे क्या होगा, 20 रुपए पर डे के हिसाब से लेट फीस चार्ज की जाएगी। यदि आप नील रिटर्न को जितने दिन लेट करेंगे ड्यू डेट से, ठीक है ना, तो पर डे के आप पे 20 रुपए पर डे के हिसाब से आपसे लेट फीस चार्ज की जाएगी, 10 रुपए सीजीएसटी के हेड में और 10 रुपए एसजीएसटी के हेड में पर डे के हिसाब से, ठीक है ना। और यदि आपका कोई डाटा है
ठीक है ना, आप कोई आउटवर्ड आपकी लाइबिलिटी बनती है, ठीक है ना, या आप आईटीसी क्लेम कर रहे हैं, आपकी लाइबिलिटी और आईटीसी दोनों ही है, या आपकी लाइबिलिटी ही अकेली है, तब भी यदि आप अप्रैल मंथ की रिटर्न को आपको 20 मई तक फाइल करना है और आप 25 मई को फाइल करते हैं, आपकी लाइबिलिटी थी, तो 5 दिन जो आपने लेट किए हैं उस पर आपको 50 रुपए पर डे के हिसाब से लेट फीस पे करनी होगी, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी आप नील रिटर्न जो है आपकी जीएसटीआर 3B उसको जितना लेट करेंगे तो पर डे के हिसाब से आपको 20 रुपए पर डे के हिसाब से आपको पे करनी होगी लेट फीस, और यदि किसी डेटा के साथ आप लेट करते हैं तो पर डे 50 रुपए के हिसाब से आपको लेट फीस पे करनी होगी। इसके साथ ही साथ दोस्तों आपको इंटरेस्ट भी पे करना होगा। इंटरेस्ट का मतलब ये है कि मान लीजिए जीएसटीआर 3B किस तरह से होगा वो आपको बताते हैं। हालांकि रूल अभी कुछ और है, लेकिन आगे चल के रूल मैं जो बता रहा हूं उसी हिसाब से आने वाला है, तो उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि मान लीजिए इंटरेस्ट किस स्थिति में लगेगा। अप्रैल मंथ की जीएसटीआर 3B आपको फाइल करनी है, 20 मई तक फाइल करनी है, और उस स्थिति में जब आप फाइल करेंगे तो आपकी लाइबिलिटी जो है वो 1 लाख रुपए की है, ठीक है ना, और आईटीसी आपकी 70,000 रुपए की है, ठीक है ना। तो 30,000 रुपए जो एडजस्ट हो जाएगा आपस में, आईटीसी और लाइबिलिटी एडजस्ट हो जाती है। तो 1 लाख रुपए क्या था आपकी लाइबिलिटी थी, 70,000 रुपए आपकी आईटीसी थी, तो 1 लाख रुपए लाइबिलिटी में से 70,000 रुपए आईटीसी को माइनस कर देंगे तो 30,000 रुपए आपकी लाइबिलिटी बनेगी, ठीक है ना। यानी आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट जो थी वो आपकी पूरी सेटअप हो गई। अब 30,000 रुपए जो आपकी लाइबिलिटी बन रही है, और इस लाइबिलिटी के साथ यदि आप 20 तारीख तक फाइल कर देते 3B तो आप इंटरेस्ट नहीं लगेगा, लेकिन यदि आप 5 दिन या 10 दिन लेट हो जाते हैं तो जो आपकी 30,000 रुपए की लाइबिलिटी है जो आपको कैश लेजर से पे करनी है, ठीक है, बैंक आदि के माध्यम से पे करनी है, तो इस 30,000 रुपए पर आपको 5 दिन का इंटरेस्ट भी पे करना होगा। यानी 5 दिन की लेट फीस भी देनी पड़ेगी आपको 50 रुपए पर डे के हिसाब से, और 5 दिन 30,000 रुपए जो आपकी लाइबिलिटी बन रही थी कैश लेजर से पे करने की, तो उस 30,000 रुपए पर आपको 5 दिन का आपको इंटरेस्ट भी पे करना होगा, और इंटरेस्ट करना होगा 18% वार्षिक की दर से, और इंटरेस्ट जो लिया जाएगा वो आपको पर डे के हिसाब से आपको पे करना होगा, यानी आपको खुद कैलकुलेट करना होगा। लेट फीस क्या होगा, लेट फीस तो पोर्टल कैलकुलेट कर देता है, लेकिन जो आपको इंटरेस्ट देना है वो इंटरेस्ट क्या होगा, आपको स्वयं ही कैलकुलेट करना होगा 18% वार्षिक की दर से, और पर डे के हिसाब से कितना बैठेगा उस 30,000 पर वो आपको स्वयं कैलकुलेट होकर, आपकी लाइबिलिटी है, पोर्टल कैलकुलेट नहीं करेगा, वो आपको कैलकुलेट करके पे करना होगा। यदि आपने पे नहीं किया तो बाद में आपको नोटिस आएगा, उसके बाद आपको पे करना होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया कि आपको इंटरेस्ट भी इसमें पे करना होगा। यदि आप जो लेट फाइल करते हैं और लेट फाइल करते समय आपकी कोई लाइबिलिटी है तो उस पर आपको लेट फीस के साथ साथ आपको इंटरेस्ट भी पे करना होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा जीएसटीआर 3B कि यदि आप ड्यू डेट के बाद फाइल करते हैं तो आपको क्या दिक्कत आने वाली है। इसलिए जो इसकी ड्यू डेट है नेक्स्ट मंथ की 20 तारीख, उस तक आप फाइल कर लेंगे तो आपको ना तो लेट फीस लगेगी और ना ही आपको इंटरेस्ट देना होगा। और किसी नोटिफिकेशन के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा डेट एक्सटेंड की जाती है, बढ़ाई तो जा सकती है, लेकिन आपको यह ध्यान रखना 20 से कम कभी नहीं होगी। तो अगर आप अपनी नेक्स्ट मंथ की 20 तारीख तक अपनी जीएसटीआर 3B फाइल करते रहेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न तैयार होता है कि जीएसटीआर 3B फाइल करते समय, है ना, जो भी डेटा हमारे पास तैयार होता है, यानी यदि आप मैनुअली करें तो मैनुअली आपके पास डेटा होगा, और यदि आप किसी सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं तो उस सॉफ्टवेयर में क्या होता है, जीएसटीआर 3B रिटर्न जो है वो कोई सा भी सॉफ्टवेयर हो, जीएसटीआर 3B रिटर्न आपने जो भी एंट्रीज की है परचेज की, सेल्स आदि की, उसके आधार पर जीएसटीआर 3B रिटर्न समरी तैयार होती है। तो उसमें जो भी डेटा तैयार होता है उस डेटा में से हमको क्या क्या जानकारी देनी होती है जीएसटीआर 3B में, यानी हमें लाइबिलिटी की जानकारी देनी होती है, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो क्लेम करना है वो भी हमको, यानी लाइबिलिटी भी हमको डिक्लेयर करनी होती है जीएसटीआर 3B में, और इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो भी हमको क्लेम करना होता है, और इसी के साथ ही साथ हमको इसमें पेमेंट भी करना होता है। तो इस टॉपिक पर थोड़ा सा आप ध्यान दें, मैं इसको विद एग्जाम्पल आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो प्रश्न ये है कि जीएसटीआर 3B फाइल करते समय तैयार डाटा में से क्या क्या जानकारी दी जाती है। तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हमारी जो जीएसटीआर 3B है, अरिहंत ट्रेडर्स के नाम से हम टेली में कार्य कर रहे हैं, और यहाँ पर डिस्प्ले में हम जाते हैं, इसके बाद हम जाएंगे स्टेटरी रिपोर्ट्स में, फिर हम जाएंगे जीएसटी में, और यहाँ से जाएंगे जीएसटीआर 3B में। अल्ट के साथ F2 प्रेस कर देते हैं। मई पीरियड में हमने यहाँ पर एंट्री कर रखी है तो मई पीरियड यहाँ पर ले लेते हैं। अब यहाँ पर जीएसटीआर 3B
रिटर्न समरी आ रही है, इसको मैंने तैयार नहीं किया है, हमने जो भी परचेज सेल्स आदि की एंट्री की है उसी आधार पर ये अपने आप तैयार हुआ है। और यहीं से दोस्तों यदि हम सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं तो यहीं से हम जेसन फाइल जनरेट करते हैं और उस जेसन फाइल को हम क्या कर देते हैं, जीएसटी पोर्टल पर अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ का सारा डाटा हमारा जीएसटी पोर्टल पर चला जाता है और जिस जिस टेबल में जाना होता है उस टेबल में अपने आप चला जाता है। लेकिन आज आपको बताएंगे यदि आप मैन्युअली फाइल करते हैं तो किस तरह से आप जीएसटीआर 3B में डाटा एंटर करेंगे और किस तरह से आप उसको समझेंगे। अब यहाँ पर जो हमारी मई मंथ की जीएसटीआर 3B है, इसमें यदि देखेंगे तो ठीक है, कौन कौन सी जानकारी कैसे कैसे जाएगी वो आपको बताते हैं। देखिए, जब आप जीएसटी पोर्टल पर भरने जाएंगे जीएसटीआर 3B को, तो वहां पर देखिए ये आएगी 3.1 डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज एंड इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज। ठीक है ना, तो जब भी आप जीएसटीआर 3B फाइल करेंगे तो इस टेबल के अंतर्गत आपको अपनी लायबिलिटी शो करानी है। तो यहाँ पर आपको ABCDE ये कॉलम्स भी शो रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 3.1 डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, यानी जो भी आपने आउटवर्ड सप्लाईज की है यानी सेल की है उसकी डिटेल आपको यहाँ पर देनी है। और इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज, और आपने कोई ऐसी इनवर्ड सप्लाईज ली है आरसीएम के तहत जिस पर कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म तहत टैक्स पे करना होता है, तो उसकी जानकारी भी आपको यहाँ पर देनी है। अब हम टेली में जो हमारा डाटा है उसके आधार पर आपको बताते हैं कि किस तरह से इस टेबल को भरा जाएगा, या आप जेसन फाइल के द्वारा अपना डाटा यहाँ पर पहुंचाएंगे जीएसटी पोर्टल पर, तो वो ऑटोमेटिक जिस जिस टेबल का डेटा होगा उस इस टेबल में आ जाएगा। अब आपको समझाते हैं कि किस तरह से इसको आपको समझना है। अब हम खोल लेते हैं अपनी टेली सॉफ्टवेयर को। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर 3.1 टेबल है ना, इसको क्या करते हैं, यहाँ पर यदि देख रहे हैं तो टैक्सेबल वैल्यू आ रही 1,98,600 रुपए और सेंट्रल टैक्स 11,199 और स्टेट टैक्स भी 11,199। ठीक है ना, अब इसको सिलेक्ट करके हम क्या करते हैं, एंटर प्रेस कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर ABCDE 5 टेबल आपको यहाँ पर शो हो रही है। ठीक है ना, इसी तरह से यहाँ पर भी देखेंगे तो ABCDE, तो इसका सारा डाटा यदि जेसन फाइल से आप करेंगे तो जिस कॉलम में जाना होगा उस कॉलम में आपकी ये जानकारी चली जाएगी। आपको समझाते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो है इसमें लिखा हुआ है आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज अदर देन जीरो रेटेड, नील रेटेड एंड एग्जेम्प्ट, यानी इस कॉलम में आपको वो जानकारी देनी है जो प्रोडक्ट आपने सेल किए हैं जिन पर कोई ना कोई टैक्स रेट है, चाहे वो 5% हो, 12% हो, 18% हो या 28% हो, है ना। आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज लिखिए अदर देन जीरो रेटेड, यानी जीरो रेटेड और नील रेटेड और एग्जेम्प्ट के अलावा। ठीक है ना, तो इस स्थिति में यदि यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 1,98,600 रुपए टोटल टैक्सेबल वैल्यू आ रही थी। अच्छा दोस्तों, आपको एक बात और बताते हैं कि जीएसटीआर 3B में जो जानकारी जाएगी जीएसटीआर 3B में, वो दोस्तों केवल और केवल आपको फिगर देने हैं। ठीक है ना, कोई भी डिटेल नहीं देनी है। ना तो आपको जो आपने सेल की है ना, ये क्या आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज है यानी सेल की जानकारी देनी है, तो यहाँ पर ना तो आपको ये बताना है कि आपने किसको सेल की है, ना ही आपको जीएसटीआर 3B में ये बताना है कि किस इनवॉइस के द्वारा आपने सेल की है ना, ये कुछ भी नहीं बताना। आपको सिर्फ और सिर्फ टोटल टैक्सेबल वैल्यू ले लेनी है, किसकी, जो भी टैक्सेबल सप्लाईज आपने की है, चाहे 5% की हो, 12% की हो, चाहे आपने किसी को भी सेल की हो। ठीक है ना, तो यहाँ पर टोटल जो आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज जो हमने की है इस पीरियड में वो है 1,85,600 रुपए। तो हमको कोई डिटेल नहीं देनी है। ठीक है ना, केवल 1,85,600 रुपए हमको यहाँ पर अमाउंट डाल देना है, कहाँ, टोटल टैक्सेबल वैल्यू में। ठीक है ना, ये टैक्सेबल सप्लाईज है तो टैक्सेबल सप्लाईज कितनी, 1,85,600 रुपए टैक्सेबल वैल्यू है, तो इस कॉलम में हम डाल देंगे 1,85,600 रुपए वैल्यू। ठीक है ना, जेसन फाइल भी जनरेट करते तो वो यहाँ पर डाटा आ जाता 1,85,600 रुपए। ठीक है ना, अब इस पर जो भी हमने टैक्स कलेक्ट किया है तो टैक्स में यहाँ पर IGST, CGST और स्टेट टैक्स यानी SGST तीनों के कॉलम यहाँ पर हैं। चूंकि हमने जो भी टैक्सेबल सेल की है वो अपनी ही स्टेट में की है, तो इसलिए हमारी सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स यानी CGST और SGST की लायबिलिटी बन रही है। ठीक है ना, IGST की कोई भी लायबिलिटी नहीं है। यदि हम अपनी स्टेट से बाहर करते तो IGST की भी लायबिलिटी होती, तो हम IGST के कॉलम में डाल देते उसको। क्योंकि हमने सारी जो भी सेल की है आउटवर्ड सप्लाईज की है टैक्सेबल आइटम की, ठीक है ना, तो वो हमने अपनी स्टेट में की है, इसलिए CGST की 10,949 और SGST की 10,949 रुपए की लायबिलिटी बन रही है। तो हम सेंट्रल टैक्स के कॉलम में डाल देंगे 10,949 रुपए और स्टेट टैक्स के कॉलम में भी डाल देंगे 10,949 रुपए। इस तरह से आपकी टेबल होगी। आपको ये नहीं बताना है इसमें कि टोटल टैक्स बता दिया, ये नहीं बताना है कि 5% का कितना है, 12 का कितना, 18 का कितना, इतना आप समझ जाएं। केवल टोटल आपको टैक्सेबल वैल्यू डालनी, बाकी कोई डिटेल नहीं देनी है। ठीक है ना, और इसी तरह से टोटल जो आपने टैक्सेबल सप्लाईज की है उस पर आपने कितना टैक्स कलेक्ट किया एक ही कॉलम में आपको यहाँ पर डाल देनी है और इसके आगे कोई भी डिटेल आपको नहीं डालनी। ठीक है ना, इसके बाद नेक्स्ट कॉलम है यहाँ पर आउटवर्ड सप्लाई जीरो रेटेड।
है ना। तो जीरो रेटेड इसमें कोई भी नहीं है। बी कॉलम देखते हैं तो बी कॉलम में हमारे पास कोई भी यहाँ पर डाटा नहीं है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं डालना है हमको। इसके बाद अगला है अदर आउटवर्ड सप्लाईज नील रेटेड एंड एग्जेम्प्ट, तो वो आपको इस कॉलम में डालनी है। तो यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो सी कॉलम है, यहाँ पर अदर आउटवर्ड सप्लाईज नील रेटेड एग्जेम्प्ट, इसमें 3000 टैक्सेबल वैल्यू शो हो रही है, तो वो हम यहाँ पर डाल देंगे अदर आउटवर्ड सप्लाईज, यहाँ पर डाल देंगे 3000 रुपए, ठीक है ना। और आगे इस पर कोई टैक्स तो होता नहीं है, चाहे नील रेटेड हो चाहे एग्जेम्प्ट हो, इस पर टैक्स नहीं लगता है, ठीक है ना, ना हम देते हैं और ना ही हम लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या है, ये जो आइटम है हमने सेल किए हैं जिन पर की कोई भी टैक्स नहीं था, तो अदर आउटवर्ड सप्लाई नील रेटेड एंड एग्जेम्प्ट, तो सी कॉलम में 3000 रुपए आ रहे हैं, तो यहाँ पर डाल देंगे हम 3000 रुपए, ठीक है ना। इसके बाद नीचे यदि कॉलम देखेंगे तो यहाँ पर इनवर्ड सप्लाईज लाइबल टू रिवर्स चार्ज, ठीक है ना। इनवर्ड सप्लाईज लाइबल टू रिवर्स चार्ज, यानी आपने कोई ऐसी सप्लाई ली है जो कि आरसीएम के तहत आप ही को टैक्स पे करना है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत, तो वो आपको इस कॉलम में डालनी है। अब डी कॉलम में जब हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर इनवर्ड सप्लाईज लाइबल टू रिवर्स चार्ज, इसमें 10,000 रुपए टैक्सेबल वैल्यू शो हो रही है, तो यहाँ पर हम डाल देंगे 10,000 रुपए टैक्सेबल वैल्यू के कॉलम में, ठीक है ना। टोटल टैक्सेबल वैल्यू डालनी है 1, 2, 5 जितने भी हो, ठीक है ना। आपने यदि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज ली है, इसमें यदि 4 आपकी एंट्री हैं तो चारों एंट्रियों को आपको एक साथ डाल देना है। ये नहीं बताना है आपको कि आपने किससे ये सर्विस ली है ना, या किससे गुड्स लिए, कुछ नहीं बता, टोटल सिर्फ आपको टैक्सेबल वैल्यू सभी की मिला के एक साथ डाल देनी है। तो यहाँ पर 10,000 आ रहे हैं, तो यहाँ पर आप डाल देंगे इनवर्ड सप्लाई डी के कॉलम में 10,000 रुपए, ठीक है ना। और यहाँ पर ये हमने जो सर्विसेज ली है, ट्रांसपोर्ट सर्विस ली है, वो अपनी स्टेट के ट्रांसपोर्टर से लिए, तो इसलिए सीजीएसटी और एसजीएसटी की लायबिलिटी बनेगी हमारी 250 और 250 रुपए की। तो यहाँ पर हम डाल देंगे 10,000 रुपए टैक्सेबल वैल्यू में और 250 रुपए सेंट्रल टैक्स के कॉलम में डाल देंगे और स्टेट टैक्स के कॉलम में 200 रुपए डाल देंगे। अब क्या हुआ, ये जो आउटवर्ड सप्लाईज वाली हमारी टेबल थी, ये सारी की सारी जानकारी हमको इस तरह से देनी है और यहाँ पर कहीं भी हमको डिटेल में जानकारी नहीं देनी है, केवल और केवल टैक्सेबल वैल्यू देनी है और टैक्स का अमाउंट हमको डालना है। ना इनवॉइस वाइज जानकारी देनी है और ना ही जीएसटी रेट वाइज जानकारी देनी है कि हमने कितने कितने परसेंटेज का माल डाला, ठीक है ना। केवल हमको एक समरी देनी होती है, क्योंकि सारी जानकारी जो हमको देनी होती है डिटेल, वो हम जीएसटीआर 1 में दे चुके होते हैं, तो उसी से ये मैच हो जाती है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जीएसटीआर 3 भी फाइल करते समय ये देखना है कि आपने जीएसटीआर 1 में जो डेटा दिया है वही डेटा आप इसे चेक कर लें, वही डेटा आपको जीएसटीआर 3 में भी जाना चाहिए। आउटवर्ड सप्लाईज यानी जीएसटीआर 1 में भी हम आउटवर्ड सप्लाईज की जानकारी देते हैं, तो वही आपकी यहाँ पर जानी चाहिए, ठीक है ना। अब हमारी क्या हो गई, आउटवर्ड सप्लाईज की जो जानकारी हमको देनी थी वो हमने दे दी। अब बात करेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट की, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर 4 नंबर टेबल में आ गए एलिजिबल आईटीसी। एलिजिबल आईटीसी में देखेंगे तो 10,300 रुपए की हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट बन रही है सीजीएसटी की, और स्टेट टैक्स की भी 10,300 रुपए बन रही है, ठीक है ना। अब इसमें क्या किया था, जब हमने यहाँ पर देखिए टैक्सेबल वैल्यू भी डाली थी, अब जब आईटीसी क्लेम करने आप जाएंगे तो वहां पर आपको टैक्सेबल वैल्यू भी नहीं डालनी है, ठीक है ना। जो भी आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो आप सेल्फ असेस्ड बेस पर क्लेम करते हैं, तो आपने जो भी परचेज की एंट्री की है उस आधार पर ये तैयार हो गई आपकी आईटीसी। इसके अलावा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत जो आपने 250 रुपए सीजीएसटी और एसजीएसटी की आपकी लायबिलिटी बन रही थी, वो आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट में भी आ जाएगी। यानी हम इसको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत जो भी टैक्स पे करते हैं उसकी हम आईटीसी भी क्लेम कर सकते हैं, वो हमारी आईटीसी में भी बुक हो जाती है। तो ये 250 रुपए सीजीएसटी और एसजीएसटी के भी इसमें आ जाएंगे, ठीक है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टेबल की ओर। आईटीसी वाली जब हम टेबल खोलेंगे तो देखिए एलिजिबल आईटीसी 4 नंबर टेबल है, इसमें भी 4 नंबर टेबल आपको शो हो रही है एलिजिबल आईटीसी। अब इसकी जानकारी आपको देनी है, वो कैसे देंगे, तो देखिए यहाँ पर भी कुछ कॉलम आ रहे हैं, ठीक है ना। इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज। इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात है, तो वो डाटा हमारे पास नहीं है, तो उसकी जानकारी यहाँ पर हमको नहीं डालनी है। अब यहाँ पर है इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज, मैंने आपको बताया था ये आईटीसी का कॉलम है। तो आपने जो भी आरसीएम के तहत अभी जो 250 रुपए यहाँ पर हमने जो हमारी लायबिलिटी बनी थी, तो आईटीसी भी क्लेम कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर पूछा जा रहा है इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज, यानी जो आपने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत जो टैक्स की लायबिलिटी बनी थी आपकी, वो आपकी क्या होगी, इनपुट टैक्स क्रेडिट में भी क्लेम कर सकते हैं। तो उसको हम डालेंगे यहाँ पर 3 नंबर की टेबल है, इसको क्या सबसे पहले क्या करेंगे, एलिजिबल आईटीसी है, तो एलिजिबल आईटीसी में यहाँ पर 10,300 सीजीएसटी और 10,300 एसजीएसटी की अमाउंट शो रहा है। इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर एलिजिबल आईटीसी 10,300, इसमें 250 रुपए, देखो यहाँ पे बुक हो गया इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज, 250 रुपए सीजीएसटी और 250 रुपए एसजीएसटी, ठीक है ना। ये आईटीसी का कॉलम है।
ये वो वाली आईटीसी है जो हमने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत हमारी लाइबिलिटी बनी थी, और वही हमारी आईटीसी यहाँ पर आ गई। तो 250 रुपए हम डाल देंगे कहाँ पर, इनवर्ड सप्लाईज लाइबल टू रिवर्स चार्ज। यहाँ पर आपको टैक्सेबल वैल्यू भी नहीं देनी है, टोटल जो भी आपकी बनती है इनवर्ड सप्लाईज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत आईटीसी, वो आप यहाँ पर डाल देंगे। तो यहाँ पर सीजीएसटी में 250 है और एसजीएसटी में भी 250 रुपए है, तो हम सीजीएसटी के कॉलम में डाल देंगे यहाँ 250 रुपए, और एसजीएसटी के कॉलम में भी डाल देंगे 250 रुपए, ठीक है ना। इसके बाद है ऑल अदर आईटीसी, ठीक है ना। ऑल अदर आईटीसी में हमारी क्या आ जाएगी, देखिए यहाँ पर आ गई ऑल अदर आईटीसी, इसमें भी सो रहा है। तो ऑल अदर आईटीसी हमारी कितनी है, 10,050 रुपए सीजीएसटी के और 10,050 रुपए एसजीएसटी के। तो हम यहाँ पर डाल देंगे सीजीएसटी में 10,050 रुपए, एसजीएसटी में भी 10,050 रुपए डाल देंगे। आईजीएसटी की हमारे पास कोई नहीं है, ये किसी और का अमाउंट है, ठीक है ना, मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ। तो ऑल अदर आईटीसी में हमने क्या किया, 10,050 रुपए सीजीएसटी में और 10,050 रुपए एसजीएसटी के हेड में डाल देंगे। इससे क्या होगा कि यहाँ पर आईजीएसटी चूंकि हमारा कुछ नहीं होगा तो यहाँ पर नील आएगा, और सेंट्रल टैक्स में यदि हम देखेंगे तो सेंट्रल टैक्स में हमारा पूरा आ जाएगा यहाँ पर 250 रुपए सीजीएसटी के हेड में यहाँ पर आएंगे, और 10,050 रुपए यहाँ से आ जाएंगे ऑल अदर आईटीसी से। तो ये हो जाएंगे आपके 10,300 रुपए सीजीएसटी के कॉलम में आ जाएंगे, और इसी तरह से एसजीएसटी के कॉलम में भी यहाँ पर आपको 10,300 रुपए यहाँ पर आ जाएगा नेट आईटीसी अवेलेबल। 10,300 रुपए नेट आईटीसी हमारी हो जाएगी सीजीएसटी की, और 10,300 रुपए हमारी हो जाएगी एसजीएसटी की आईटीसी। तो इस तरह से हमको आईटीसी रखना है। अब दोस्तों इस डेटा के आधार पर जब हम जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करने जाएंगे तो आपको किस तरह से वहां पर टैक्स पे करना है वो भी आपको बताते हैं, ठीक है ना। 3B में फिर से आगे अल्ट के साथ F2 प्रेस करते 1/5/19 से 31/5/19 हमने पीरियड कर लिया। अब यहाँ पर मोटे मोटे तौर पर यदि हम देखेंगे तो इसमें हम हमारी जो किस तरह से स्थिति बनेगी वो आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर जीएसटीआर 3B है, इसी डेटा के आधार पर हमने तैयार की है, ठीक है ना। जीएसटीआर 3B रिटर्न समरी इस तरह से आपकी तैयार होगी, और किस तरह से एडजस्ट होगी, किस तरह से आपको पे करना है, कितनी लायबिलिटी बनेगी, इसी डेटा के आधार पर आपको बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, टैक्स लायबिलिटी कितनी थी हमारी, 10,949 रुपए सीजीएसटी और 10,949 रुपए एसजीएसटी। किसके, ये देखिए यहाँ पर हम आ गए, ये देखिए यहाँ पर कितना है, 10,949 रुपए सीजीएसटी और 10,949 रुपए एसजीएसटी के। तो ये देखिए 10,949 रुपए सीजीएसटी के हो गए और 10,949 रुपए एसजीएसटी के पे करने हो गए। ये कौन सी, आउटवर्ड सप्लाईज की, अभी हमने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत वाली इसमें नहीं ली है, ठीक है ना। तो एडजस्ट कैसे होगा वो आपको बताते हैं, क्योंकि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत जो हमारी लायबिलिटी बन रही है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, ये आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट से सेट ऑफ नहीं होगी, ठीक है ना। ये कौन सी है, आरसीएम के तहत 250 रुपए की हमारी लायबिलिटी बन रही थी सीजीएसटी की, 250 रुपए की बन रही थी एसजीएसटी की। तो जो भी आपकी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत लायबिलिटी बनेगी वो आपको कैश लेजर से ही पे करनी होगी, यानी आपके बैंक से या कैश से ही पे करनी होगी। इनपुट टैक्स क्रेडिट से ये एडजस्ट नहीं होगी, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको नहीं लिखा है, ठीक है ना। तो देखिए 10,949 रुपए आपको ये सो रही है और 10,949 रुपए यहाँ पर, तो ये दोनों हेड में मैंने यहाँ पर डाल दिया। अब आईटीसी कितनी है आपकी, टोटल आईटीसी कितनी, 10,300 रुपए सीजीएसटी और 10,300 रुपए एसजीएसटी। तो देखिए यहाँ पर 10,300 एलिजिबल आईटीसी, 10,300 रुपए सीजीएसटी और 10,300 रुपए एसजीएसटी। इसमें 250 रुपए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत जो हम ये वाली लायबिलिटी पे करने जाएंगे उसकी भी आईटीसी में हम क्लेम कर पाएंगे। तो टोटल हमारी एलिजिबल आईटीसी कितनी होगी, 10,300 रुपए सीजीएसटी और 10,300 रुपए एसजीएसटी। तो यहाँ पर हमने डाल दिए 10,300 रुपए एसजीएसटी के और सीजीएसटी के भी 10,300 रुपए डाल दिए। अब यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत वाली लायबिलिटी हमने यहाँ से हटा दी है, ठीक है ना, वो सेट ऑफ नहीं होगी आईटीसी, तो उसको हमने अलग कर दिया है। अब यहाँ पर 10,949 रुपए उसको हटा के, ठीक है ना, 250 रुपए जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत थी वो हमने हटा दी है ना। इसके अलावा जो भी हमने प्रोडक्ट सेल किए तो उस पर जो टैक्स कलेक्ट किया था वो जो लायबिलिटी बन रही थी, तो 10,949 रुपए सीजीएसटी की बन रही थी, 10,949 रुपए एसजीएसटी के बन रहे थे, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ठीक है ना। और हमारी जो आईटीसी थी वो कितनी थी, 10,300 रुपए सीजीएसटी में और 10,300 रुपए एसजीएसटी में। ये लायबिलिटी हमारी जो हमने गुड्स परचेज किए थे उसकी भी है। इसके साथ ही साथ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत जो हमारी लायबिलिटी बनी थी इसको हम कैश लेजर से पे करेंगे वो भी हमारी इसमें ऐड हो जाएगी। तो दोनों को मिलाकर हमारी 10,300 रुपए सीजीएसटी की इनपुट टैक्स क्रेडिट बन रही है और 10,300 ही एसजीएसटी की इनपुट टैक्स क्रेडिट बन रही है। अब सेट ऑफ होगा दी, अब जैसे हम इस डेटा को लेकर जाएंगे
तो पोर्टल इसको सेटअप कर देगा, सीजीएसटी से सीजीएसटी को कर देगा, एसजीएसटी से एसजीएसटी को कर देगा। अब यहाँ पर लाइबिलिटी हमारी ज्यादा है, इनपुट टैक्स क्रेडिट कम है, तो 10,949 रुपए सीजीएसटी की लाइबिलिटी में से 10,300 रुपए सीजीएसटी की आईटीसी को हम माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो 10,949 रुपए सीजीएसटी की लाइबिलिटी में से 10,300 रुपए सीजीएसटी की आईटीसी को माइनस कर देंगे तो 649 रुपए हमारी लाइबिलिटी के बच जाएंगे, ठीक है ना। तो सीजीएसटी की हमारी लाइबिलिटी कितनी होगी, 649 रुपए। इसी तरह से एसजीएसटी की भी हमारी लाइबिलिटी 649 रुपए निकल आएगी, ठीक है ना। ये क्या स्थिति बन रही है कि लाइबिलिटी ज्यादा है, इनपुट टैक्स क्रेडिट कम है, तो लाइबिलिटी में से इनपुट टैक्स क्रेडिट को माइनस किया तो 649 रुपए की लाइबिलिटी बन गई हमारी सीजीएसटी हेड की, और 649 रुपए की लाइबिलिटी बन गई हमारी एसजीएसटी की हेड की। अब यहाँ पर हमने क्या किया था, 10,949 तो डाल दिए थे दोनों हेड में, 250 जो लाइबिलिटी थी ये हमने नहीं डाली थी क्योंकि इसको हमको कैश लेजर से पे करना होता है। तो ये हमने क्या किया, आरसीएम की लाइबिलिटी 250 रुपए की बन रही थी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत, सीजीएसटी और एसजीएसटी की, तो 250 रुपए हमने यहाँ पर कर दिए। और दोनों को यदि टैक्स लाइबिलिटी जो नॉर्मल बन रही थी और आरसीएम की लाइबिलिटी, तो 649 प्लस 250 कर देंगे तो 899 रुपए की लाइबिलिटी हमारी बन जाएगी सीजीएसटी की, और एसजीएसटी की भी लाइबिलिटी बन जाएगी हमारी 899 रुपए की। यानी 899 रुपए की सीजीएसटी की लाइबिलिटी बन गई टोटल, और एसजीएसटी की भी लाइबिलिटी बन गई 899 रुपए। अब 899 सीजीएसटी के हेड में हमको पे करने होंगे और एसजीएसटी के हेड में पे करने होंगे। तो जीएसटीआर 3V फाइल करते समय ही हम क्या करेंगे, चालान जनरेट करेंगे, ठीक है ना, बैंक आदि के माध्यम से, और चालान जनरेट के बाद चालान से हम पे कर देंगे। तो पे जैसे ही हम करेंगे 899 रुपए सीजीएसटी और 899 रुपए एसजीएसटी के हेड में, तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में ये अमाउंट आ जाएगा, और इससे अमाउंट को लेकर हम अपनी जीएसटीआर 3V को फाइल कर देंगे। तो आपको समझ में आ गया कि किस तरह से इसको एडजस्ट करना है। अब ये स्थिति तो ऐसी है, दूसरी स्थिति आपको बताते हैं जिससे कि आपको आरसीएम की लायबिलिटी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। अब कोई स्थिति ऐसी बनती है सिचुएशन दोस्तों कि जिसमें क्या होता है कि आपकी लायबिलिटी 70,000 रुपए की है। एक उदाहरण ले रहे हैं, लायबिलिटी है आपकी 70,000 रुपए की और आईटीसी कितनी है आपकी 1 लाख रुपए की, ठीक है ना। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट जब ज्यादा होगी तब तो आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। अगर 70,000 की हमारी टैक्स लायबिलिटी है, 1 लाख रुपए की हमारी आईटीसी है, तो 1 लाख रुपए आईटीसी में से हम 70,000 रुपए आईटीसी को माइनस कर देंगे तो 30,000 हमारी आईटीसी बचेगी, है ना। तो हमको कुछ भी पे नहीं करना है ना। और वो हमारी जो 30,000 की बचेगी वो अगले मंथ के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, आगे जब भी हमारी टैक्स लायबिलिटी बनेगी तो उससे आईटीसी से वो एडजस्ट हो जाएगी। अब इस स्थिति में आपको बता रहे हैं जबकि आपकी क्या है, 1 लाख रुपए की आईटीसी है, 70,000 रुपए की लायबिलिटी है, 30,000 आपकी आईटीसी बन रही है, तो आपको कुछ भी पे नहीं करना है। लेकिन ऐसी दशा में भी दोस्तों आपको अगर आपकी कोई रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत जैसे ये 250 रुपए सीजीएसटी और 250 रुपए एसजीएसटी की लायबिलिटी बन रही थी, तो ये आपको पे करनी होगी कैश से, क्योंकि आईटीसी आपकी बच रही है 30,000 रुपए। लेकिन मैंने आपको बताया था कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत जो आपकी लायबिलिटी बनेगी वो आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट से सेट ऑफ नहीं होगी। भले ही आपकी 30,000 रुपए की है ना इनपुट टैक्स क्रेडिट बच रही है, लेकिन फिर भी आपको 250 रुपए सीजीएसटी के हेड में और 250 रुपए एसजीएसटी के हेड में आपको कैश लेजर से यानी अपनी बैंक से या कैश से आपको पे करने होंगे, क्योंकि ये आरसीएम की लायबिलिटी है। और मैंने आपको बताया आरसीएम की लायबिलिटी इनपुट टैक्स क्रेडिट से एडजस्ट नहीं होती है। इनपुट टैक्स क्रेडिट भले ही हमारी 30,000 बच रही है, लेकिन उसके बाद भी हमको 250 रुपए यानी 500 रुपए हमको पे करने होंगे, और उसके बाद हम अपनी जीएसटी रिटर्न को फाइल कर पाएंगे। तो दोस्तों यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जीएसटीआर 3V जो रिटर्न है उसके बारे में जो भी बेसिक जानकारियां हैं वो मैंने आपको दी हैं, और आशा करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ गई होंगी। इसके अलावा हो सकता है कोई क्वेश्चन मुझसे छूट गया हो तो आप उस संबंध में जानकारी ले सकते हैं कमेंट करके, और मैं आपको उस संबंध में जो भी उपलब्ध जानकारी होगी उस आधार पर आपको जानकारी भी दूंगा। तो महत्वपूर्ण जो बातें थी वो मैंने आपको बता दी दोस्तों, है ना, कि किस किस तरह से आपको समझना है। इसके अलावा यदि आपकी जो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करते हैं, ठीक है ना, तो वहां पर एक कॉलम है तो इस तरह से ये जो एलिजिबल आईटीसी थी यहाँ पर मैंने आपको बताया कि आपको किस तरह से यहाँ पर जानकारी भरनी है ना, आईटीसी जो क्लेम करेंगे। और सारी की सारी जानकारी देने के बाद एक बात आपको और बताते हैं कि जब आप किसी सॉफ्टवेयर में कार्य करते हैं तो ये काम आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। जैसी जैसी आप एंट्री करेंगे
उस एंट्री की, जैसे यहाँ पर आउटवर्ड सप्लाईज की एंट्री है, इसको देखिए आप, जैसे ही आप करेंगे तो हमने जो भी एंट्री की थी उसी एंट्री के आधार पर ये अपने आप सब कुछ तैयार हो जाता है। इसी तरह से रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की जो एंट्री थी वो हमने यहाँ पर एंट्री की थी, ठीक है ना। तो एंट्री करने के बाद इस आधार पर अपने आप सारी की सारी चीजें यहाँ पर टेबल वाइज चली जाती है। बस आपको ये ध्यान रखना होता है कि जो भी एंट्री करें, एंट्री करते समय आप लेजर सही तरीके से बनाए, पार्टी की लेजर है आदि, और जो भी टैक्स आदि, जो भी प्रोडक्ट आदि के आप आइटम बनाते हैं वो भी आइटम भी आप अच्छी तरह से बनाएं, और ये सब काम यदि आप अच्छी तरह से करते हैं तो अपने आप यहाँ पर आपका सब कुछ सही तैयार होता है। इसके बाद जब हम यहाँ पर देखते हैं तो देखिए आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई यहाँ पर 1,85,600 और 10,949 आ रही है। जब हम GSTR 1 में जाकर देखेंगे अल्ट के साथ F2, इसी डेट से हमने इसी डेटा के साथ मैंने आपको बताया है, देखिए यहाँ पर भी आपको सब कुछ उसी हिसाब से शो हो रहा होगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर जो GSTR 1 मई की है ना, मई की डिटेल है, तो ये GSTR 1 की मई की डिटेल ही आपकी पहुंच जाती है GSTR 3 भी में, ठीक है ना। दोनों रिटर्न तैयार होती हैं आपकी, जो आप सेल करते हैं तो उससे GSTR 1 भी तैयार होती है, और सेल की जानकारी, चूंकि सेल की कंसोलिडेट जानकारी आपकी GSTR 3 में भी जाती है, क्योंकि वहां पर भी हमको शो करनी होती है लाइबिलिटी। तो यहीं से देखिए यहाँ पर भी 10,949 रुपए CGST और 10,949 रुपए SGST के हेड में शो रहे हैं, है ना। 3B में ऐसे शो रहे थे, और अलग अलग ये यहाँ पर है। और यहाँ पर देखेंगे तो 1,88,600 रुपए यहाँ पर आपकी टैक्सेबल वैल्यू आ रही है, 1,88,600 रुपए, ठीक है ना। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको 1,98,600 आ रही है। इसमें क्या हुआ है कि हमने 10,000 रुपए की ये जो इनवर्ट सप्लाईज वाली एंट्री है ये आपकी GSTR 1 में नहीं जाती है, इसको यदि इसमें से घटा देंगे तो ये आपकी 1,88,600 रुपए आ जाएगी। तो इस तरह से यदि आप सॉफ्टवेयर में कार्य करते हैं तो सारा कार्य आसान हो जाता है। आप यहीं से JSON फाइल जनरेट करके और डाटा को अपलोड कर देंगे, और डाटा जिस टेबल में जाना होगा उस टेबल में पहुंच जाएगा। आपको एक बार चेक कर लेना है अपनी टेली के डाटा से, और पोर्टल में जो डाटा पहुंचा है यदि दोनों डाटा सही है तो आप उसको फाइल कर सकते हैं। तो GSTR 3B के बारे में मैंने जो भी जानकारी थी वो आपको दे दी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।